बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसी जनरेटर क्या होता है, या एसी जनरेटर का काम क्या होता है, या एसी जनरेटर जो होता है वो किस तरह से बनता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि एसी जनरेटर जो होता है उसका काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। आपको पता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तरह से हो सकती है। एक इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम एसी कहते हैं, और एक हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट जिसको डीसी कहते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे वो होगा एसी जनरेटर। ठीक है, तो एसी जनरेटर के बारे में देखते हैं कि एसी जनरेटर जो होता है वो कौन सा काम कर सकता है। अब एसी जनरेटर जो होता है इसका काम होता है, ये जो होता है वो कन्वर्ट्स, आप इसको कह सकते हैं कि ये कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy in form of AC। आप कह सकते हैं कि ये एसी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि आप कहेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वर्किंग इसका प्रिंसिपल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे हमने देखा है इंडक्शन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है और उसमें एक करंट इंड्यूस होता है। तो आप कहेंगे कि इसी प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली हम जनरेटर के अंदर अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बुनियाद पे ये काम करता है। तो इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप कहेंगे कि ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बुनियाद पे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि चेंजिंग फ्लक्स जो होता है वो ईएमएफ को इंड्यूस करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये चेंजिंग फ्लक्स गिव्स राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस प्रिंसिपल पे भी काम करता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी जो मशीन होती है या कोई भी जो डिवाइस होता है उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर ये एसी जनरेटर है तो जाहिर सी बात है इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बुनियाद पे काम करता है। तो इसमें एक कॉइल और उसके साथ एक मैग्नेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेट जो होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जो किसी कॉइल के अंदर चेंज होगा और उसके नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होगी। और दूसरी बात ये कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इसको हम जनरेटर से बाहर एक्सटर्नल सर्किट के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनरेटर जो होता है उसके साथ हम कोई घर की या किसी और चीज़ की जब वायरिंग की कनेक्शन देते हैं तो वो जो ईएमएफ जनरेटर की कॉइल के अंदर पहुंचती है, बनती है, वो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर आती है। जनरेटर के अंदर आप कह सकते हैं कि जनरेटर का जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एक इंटरनल सर्किट होता है
और एक जो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट होता है। इंटरनल सर्किट वो कॉइल और वो मैग्नेट्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर ड्यू टू द इंडक्शन ईएमएफ बनती है, और एक्सटर्नल सर्किट वो होता है जिसके अंदर हम जनरेटर के अंदर बनी हुई ईएमएफ और करंट को यूटिलाइज करते हैं, उसको एक्सटर्नल सर्किट कहा जाता है। तो आप जनरेटर के साथ जुड़ा हुआ एक एक्सटर्नल सर्किट कंसीडर करेंगे और दूसरा उस जनरेटर का अपना इंटरनल सर्किट होगा। तो जाहिर है इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट को जोड़ने वाले भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके बुनियादी तौर पे जो बिल्कुल बुनियादी जो इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो इसके आप बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं। उनमें पहला जो होता है वो होता है फील्ड मैग्नेट। पहला जो होता है वो होता है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट जो होता है वो एक कॉनकेव पोल पीसेस वाला मैग्नेट होता है। कॉनकेव पोल पीसेस होते हैं इसके, और कॉनकेव पोल पीसेस वाला जो मैग्नेट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे आप इसको कह सकते हैं कि ये जो होता है वो फील्ड मैग्नेट जो होता है उसके जो पोल पीसेस होते हैं वो इस तरह से कॉनकेव पोल पीसेस होते हैं, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो पोल पीसेस बनाए ये कॉनकेव पोल पीसेस बनाए, ये होते हैं कॉनकेव पोल पीसेस। इस तरह से एक फील्ड मैग्नेट होता है, और ये कॉनकेव पोल पीसेस की वजह से जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसके अंदर। और जो दूसरा इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है कॉइल, या इसको हम कहते हैं आर्मेचर। जाहिर सी बात है एक कॉइल का होना ज़रूरी है जिसके अंदर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो। अब ये जो दोनों हैं ये आप कह लें कि ये इंटरनल सर्किट बनाते हैं। ये जो होता है ये दोनों कंपोनेंट्स जो होते हैं ये इनके साथ एक तीसरा भी होता है, और तीसरा जो कंपोनेंट होता है ये होता है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, ठीक है। तो ये जो स्लिप रिंग्स, ये फील्ड मैग्नेट और ये आर्मेचर जो होता है ये मिलके आप कह सकते हैं कि ये मिलके इंटरनल सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अब इस इंटरनल सर्किट का कनेक्शन जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ बनाते हैं वो एक चौथा कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन ब्रशेस। तो फोर्थ जो कंपोनेंट होता है हमारे पास बेसिक कंपोनेंट ये होता है कार्बन ब्रशेस, ठीक है। ये इसके अंदर फोर्थ कंपोनेंट होता है जिसका बुनियादी काम होता है इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट को जोड़ना, और यही वो बुनियादी कंपोनेंट होता है जो इस जनरेटर के इंटरनल सर्किट के अंदर बनी हुई ईएमएफ और बने हुए करंट को एक्सटर्नल सर्किट की तरफ ट्रांसफ़र करता है, वो ये कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये जनरेटर की मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो पोजीशंस पे इसकी पिक्स जो है वो दी गई। अब देखिए इसमें वो चारों कंपोनेंट्स कौन से हैं जो हमने पहले डिस्कस किए। ये आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट जो होता है ये विद्युत के पोल पीसेस है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको क्लियरली कि इसके पोल पीसेस कौन से होते हैं। इसके पोल पीसेस कॉनकेव शेप्ड है।
और इसके अंदर आप देखें ये कॉइल है, और ये जो कॉइल मैंने रेक्टेंगुलर बनाई हुई है यहाँ पे, अब ज़रूरी नहीं है कॉइल रेक्टेंगुलर हो, कॉइल सर्कुलर भी हो सकती है, कॉइल का कोई भी शेप हो सकता है, लेकिन हमने इसको समझने के लिए आप ये कह लें ये जो कॉइल होती है इसको हम आर्मेचर कहते हैं। अब इस कॉइल के अंदर आप देख सकते हैं इसके दो एंड्स हैं। इस कॉइल का नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसकी ये ए बी साइड है, ठीक है, और ये साइड सी डी साइड है। अब आप देखेंगे कि ये ए बी साइड के साथ जो कंडक्टर है जिसका मैंने कलर ब्लू बना लिया, ठीक है, इसका कनेक्शन यहाँ पे ब्लू रिंग के साथ है। अब ये ब्लू रिंग के साथ आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का ये कार्बन ब्रश है। ये कार्बन ब्रश जो होता है ये इस ब्लू रिंग को इस तरह से टच कर रहा है, और इस कार्बन ब्रश का ताल्लुक जो होता है इस लोड रेजिस्टेंस से। लोड रेजिस्टेंस मींस एक्सटर्नल सर्किट, इसको हम कहते हैं, ये आपके घर भी हो सकता है। आपने जनरेटर के साथ टीवी लगा दी, वो टेलीविजन मींस जनरेटर की ईएमएफ और करंट को जो काम में लाता है उसको हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल सर्किट है। अभी यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ पे ये लाइट्स ऑन है, तो इन लाइट्स को आप कह सकते हैं कि ये लोड है। ये जो करंट है हमारे पास जो भी आ रहा है इसको यूटिलाइज करने वाली, इसको खाने वाली जो चीज़ें होती है इनको हम कहते हैं कि ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये देखें चारों बेसिक कंपोनेंट्स हो गए, फील्ड मैग्नेट हुआ, आर्मेचर हुआ, आर्मेचर के एक एंड का ताल्लुक एक रिंग के साथ है, दूसरे एंड का ताल्लुक दूसरी रिंग के साथ है, ठीक है। और इन रिंग्स का ताल्लुक किसके साथ होता है? इन रिंग्स का जो ताल्लुक होता है वो आप कह सकते हैं कि ये कार्बन ब्रशेस के साथ होता है। कार्बन ब्रशेस जो होते हैं इनका काम होता है कि ये जब कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी, आप देख सकते हैं कि ये जब कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी तो इस कॉइल के अंदर रोटेट करने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ की वजह से इसमें कॉइल में करंट बनेगा, वो करंट इन रिंग्स की तरफ आएगा, और रिंग्स से ये कार्बन ब्रशेस कलेक्ट करके इसको लोड रेजिस्टर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कॉइल डिफरेंट पोजीशंस पे जब जाती है तो डिफरेंट पोजीशन पे इसमें कितनी कितनी ईएमएफ बनती है। आप एक वीडियो को देख लें ताकि ये चीज़ जो होती है ये आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये एक इसको आप कह सकते हैं कि ये इसका वही जो है वो सर्किट है जो हमने बनाया। ये देखें, ये कॉइल होती है, ये फील्ड मैग्नेट होता है। कॉइल का ताल्लुक आप इस तरह से एक रिंग्स देख रहे हैं, इन रिंग्स के साथ होता है। रिंग्स के साथ कार्बन ब्रशेस अटैच है। कार्बन ब्रशेस का ताल्लुक इस गैल्वानोमीटर के साथ है। आप देखेंगे कि इस मैग्नेट के दरमियान जब ये कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ बनेगी। ईएमएफ रिंग्स की तरफ आएगी, कार्बन ब्रश कलेक्ट करके इसकी तरफ ले जाएंगे। थोड़ा आप बेसिक्स देख लें, फिर हम उसको पिक्चर्स के ऊपर इस तरह से डिस्कस करते हैं। अब इसका इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक बुनियादी जो है वो सर्किट दिखाया गया। ठीक है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये इसके कंपोनेंट्स हैं और ये रिंग्स हैं। इनके अंदर करंट बनता है, ये रिंग्स तक आता है, रिंग्स से ये कलेक्ट होके ये जो होता है ये एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जा सकता है।
ठीक है। ये जो है वो कार्बन ब्रशेस हैं। कार्बन ब्रशेस जो होते हैं वो इसका कनेक्शन जो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ये गैल्वानोमीटर को आप एक्सटर्नल सर्किट के तौर पे देख सकते हैं। अब जैसे ये देखें इसके अंदर रोटेट होती है, रोटेट होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ बनती है, करंट रिंग्स की तरफ आता है, रिंग्स से करंट जो होता है ये इस गैल्वानोमीटर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। ये आप देख सकते हैं फ्लक्स अब दिखाया गया है, फ्लक्स जो होता है वो चेंज होता है जैसे ही कॉइल रोटेट करती है। ठीक है, अब कॉइल के अंदर किस पोजीशन पे ईएमएफ मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे आप देख लें कि ये इस तरह से पॉइंटर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एसी बन रहा है। और एसी आपको पता है ऐसा करंट होता है जिसका डायरेक्शन जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। तो ऐसा करंट जिसका कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो उसको हम एसी कहते हैं। अब गैल्वानोमीटर के पॉइंटर को देखोगे वो क्लियरली आपको बता रहा है कि इसके अंदर जो करंट बनता है ये करंट एसी बनता है। अब हम इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब देखिए, आप सपोज कर लें ये फील्ड मैग्नेट है और इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल का ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। आप कह सकते हैं कि ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल है ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड है। जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है तो आप इसका एरिया वेक्टर बना सकते हैं कि ये जो होता है इसका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। और आपको पता है कि जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में इस कॉइल से फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आप पहली पॉइंट जो इसकी लिखोगे वो ये लिखोगे कि इस पोजीशन पे प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बी, देयरफॉर आप कह सकते हैं, देयरफॉर आप इसको कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है और फ्लक्स जो होगा वो इसके अंदर आप कह सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए एन। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लक्स होता है बी डेल्टा ए के बराबर और एन जो होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे एक नंबर ऑफ टर्न है इसलिए आप एन को 1 के बराबर कह सकते हैं। अब ये कॉइल जैसे ही मूव करेगी तो कॉइल के अंदर आप देखें कॉइल के 4 हिस्से, ए बी है, बी सी है, सी डी हिस्सा है और ए डी हिस्सा है। आप देखेंगे कि ये कॉइल जैसे ही मूव करेगी तो ये कंडक्टर जो होगा, जो कंडक्टर ए बी होता है ये मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल मूव करेगा और ये कंडक्टर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड से एंटी पैरेलल मूव करेगा। तो इन कंडक्टर के ये ए बी कंडक्टर पैरेलल मूव करता है और ये सी डी कंडक्टर एंटी पैरेलल मूव करता है। आपको पता है मोशनल ईएमएफ के अंदर हमने पढ़ा है कि कोई भी कंडक्टर जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव करेगा या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उसमें किसी भी किस्म की ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो आप जैसे ही इस कॉइल को रोटेट करवाओगे तो थोड़े टाइम के लिए कंडक्टर ए बी जो होगा वो पैरेलल मूव करेगा और सी डी कंडक्टर जो होगा वो एंटी पैरेलल मूव करेगा और ए बी और सी डी के अंदर किसी भी किस्म की ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, इसलिए लोड रेजिस्टर में किसी भी किस्म का करंट नहीं बनेगा। तो आप कहोगे कि नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आप कहोगे नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से मूव करता है
और ये मूव करके अब आप समझे यहाँ पे आ गया। जब ये मूव करके यहाँ पे आ गया तो आप देख सकते हैं कि ये कंडक्टर अब इस तरह से मूव कर रहे हैं और ये कंडक्टर अब इस तरह से मूव कर रहे हैं। अब ए बी कंडक्टर और सी डी कंडक्टर जो होते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सम एंगल बनाते हैं और जब ये कंडक्टर आप देख सकते हैं सम एंगल पे नीचे जा रहा है और ये सम एंगल पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर जो होगी वो ईएमएफ इंड्यूस होगी और इसके अंदर भी क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो आप कहोगे कि यहाँ पे कंडक्टर्स आर नॉट पैरेलल, therefore EMF is induced। अब इसके अंदर जो EMF होती है वो बनती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है, जैसे ही इस कॉइल ने मूव करना शुरू किया तो फ्लक्स कम होना शुरू हो गया, फ्लक्स कम होना शुरू हो गया और EMF क्या होना शुरू हो गई, बननी शुरू हो गई। क्योंकि ईएमएफ किस वजह से बनती है, ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स। अब इस ईएमएफ के अंदर अगर आप देखोगे तो इस ईएमएफ का डायरेक्शन कौन सा होगा। अब ये कॉइल इस तरह से रोटेट करती हुई, आप देखें ये ब्लू कंडक्टर जो ए बी है ये नीचे की तरफ आ रहा है और सी डी कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखोगे थोड़ी देर के बाद ये ब्लू कंडक्टर जो होता है वो यहाँ पे आ जाएगा और सी डी कंडक्टर ये। अब आप देखोगे कि ये जो पोजीशन है इसमें प्लेन ऑफ द कॉइल जो होता है वो पैरेलल टू द फील्ड बन गया, लेकिन कंडक्टर की मोशन का डायरेक्शन देखें, ये कंडक्टर जो होता है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये कंडक्टर जो होता है ये किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कंडक्टर्स की मोशन की जो वेलोसिटी है, आप इसको वेलोसिटी कहते हैं क्योंकि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी को जाहिर कर रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे पैरेलल थी और यहाँ पे वेलोसिटी जो है न पैरेलल है न ही परपेंडिकुलर है, सम एंगल पे। जब यहाँ पे आ जाएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये कंडक्टर जो होता है वो इस तरह से परपेंडिकुलरली नीचे जा रहा है और ये कंडक्टर क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और आप कहेंगे कि ये दोनों कंडक्टर ए बी या जो सी डी है ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। और आपको पता है जब कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो उनके अंदर जो होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो ईएमएफ मोशनल जो होती है वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। और दूसरी बात कि कंडक्टर फर्स्ट पोजीशन पे फ्लक्स मैक्सिमम है और इस थर्ड पोजीशन पे फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। फ्लक्स की चेंज मैक्सिमम से क्या हो गई, जीरो, मींस फ्लक्स चेंज क्या हो गई, मैक्सिमम। क्योंकि फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो हुआ मींस चेंज क्या हो गई, चेंज मैक्सिमम। क्योंकि किसी भी फ्लक्स की ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या हो सकती, जीरो ही हो सकती है। तो इस कंडीशन के अंदर आप कहोगे कि इन दोनों कंडक्टर ए बी और सी डी के अंदर मैक्सिमम ईएमएफ बनेगी, यहाँ पे भी ईएमएफ बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ थोड़ी है। जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट कर रही है ईएमएफ बढ़ रही है, जब कॉइल यहाँ पे आ जाएगी तो ईएमएफ जो होगी वो इसके अंदर मैक्सिमम होगी। और ईएमएफ करंट बनाती है। हम देखेंगे कि इसके अंदर करंट का डायरेक्शन कौन सा है, और करंट का डायरेक्शन हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन ये है और ये कंडक्टर जो होता है वो इस तरह से अंदर की तरफ है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से बनेगा। आप कहेंगे कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस तरफ बनेगा, जबकि ये कंडक्टर बाहर की तरफ आ रहा है तो इसमें जो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ बनेगा। तो यहाँ से जो ये करंट बनेगा, ये करंट इस तरह से बनेगा, यहाँ से होता हुआ ये करंट इस तरह से आएगा, ये करंट यहाँ से होता हुआ ब्लू रिंग की तरफ आएगा,
ब्लू रिंग से इसको कार्बन ब्रश कलेक्ट करेगा, कार्बन ब्रश से ये करंट बाहर आएगा, यहाँ से होता हुआ ये करंट इस लोड रेजिस्टर से इस तरह से जाएगा और यहाँ से होता हुआ ये करंट इस कार्बन ब्रश से होता हुआ रेड रिंग से अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि लोड रेजिस्टर के अंदर करंट का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे कि इस कंडीशन पे फ्लक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है, जबकि चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होती है और इसके अंदर मैक्सिमम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड और इसके अंदर मैक्सिमम ईएमएफ बनती है। अब ये ईएमएफ दो कंडक्टर में बन रही है, एक AB में बन रही है और दूसरी किस में बन रही है, CD में। और आप देख सकते हैं कि दोनों ईएमएफ्स करंट को सेम डायरेक्शन में मूव करवा रही है। तो आप कहोगे कि टोटल जो ईएमएफ बनेगी वो बनेगी ईएमएफ इन द कंडक्टर AB प्लस जो बनेगी ईएमएफ इन द कंडक्टर CD। और आप इसको कह सकते हैं कि ये बनेगी 2VBL और साइन 90 है तो साइन 90 मकसद मैक्सिमम होगा। तो आप कहोगे कि ये जो ईएमएफ बनेगी ये बनेगी 2VBL साइन थीटा, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो ईएमएफ मैंने सम इसलिए किया है कि दोनों का इसका करंट इस तरह से आया, यहाँ से होता हुआ इसके साथ मिक्स होके बाहर आया, कि दोनों ईएमएफ्स का करंट साथ होके बाहर आया। आपको पता है यहाँ पे V क्या होती है, V मीन्स टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ईएमएफ। जहाँ पे फ्लक्स मिनिमम होता है वहाँ पे ईएमएफ क्या होती है, मैक्सिमम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम था तो ईएमएफ क्या थी, ज़ीरो। जैसे जैसे ये कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी इसमें ईएमएफ बनना शुरू हो जाएगा। जब प्लेन ऑफ द कॉइल, आप कह सकते हैं कि एट दिस स्टेज प्लेन इज पैरेलल टू बी, ये प्लेन जो होता है वो बी के साथ क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, और पैरेलल होने की वजह से इसमें जो फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, कॉइल यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये कॉइल फर्दर रोटेट करेगी। अब क्या हो जाएगा, ये AB कंडक्टर और नीचे आ जाएगा और ये CD कंडक्टर जो होगा ये ऊपर चला जाएगा। अब ये जो प्लेन यहाँ पे पैरेलल था, अब ये प्लेन सम एंगल बनाना शुरू करेगा। यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम थी तो यहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगी, अब कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये जो कॉइल होगी ये मूव करके अब ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन और ये सेम कंडीशन है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें ब्लू कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है और रेड कंडक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ब्लू एंटी पैरेलल हो जाएगा और रेड क्या हो जाएगा, रेड जो होगा पैरेलल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये कंडक्टर इस तरह से पैरेलल मूव करेगा और ये कंडक्टर क्या करेगा, एंटी पैरेलल। अब इसमें एक बात और भी आप नोट करें कि ये जो रेड कलर का कंडक्टर मैंने बनाया इसका कनेक्शन कंटिन्यूसली रेड रिंग के साथ है, ब्लू कंडक्टर का कंटिन्यूसली ब्लू रिंग के साथ है। ये कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है लेकिन इन कंडक्टर्स का कनेक्शन तब्दील नहीं हो रहा। कंडक्टर रेड का कनेक्शन रेड रिंग के साथ है और ब्लू कंडक्टर का कनेक्शन जो होता है वो ब्लू के साथ है। आप कहेंगे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कंडक्टर AB ब्लू है, इसका ब्लू रिंग के साथ, और ये CD है रेड के साथ। यहाँ पे भी आप देख लें AB ब्लू है, इसका ब्लू रिंग के साथ कनेक्शन, CD जो होता है वो रेड है तो इसका रेड रिंग के साथ कनेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लू का कनेक्शन ब्लू के साथ है और रेड का कनेक्शन रेड के साथ है। भले कॉइल किसी भी पोजीशन पे हो लेकिन ऐसा नहीं होता कि इन कंडक्टर्स का कनेक्शन तब्दील हो जाए।
ब्लू कंडक्टर का उसी रिंग ब्लू के साथ कनेक्शन होता है, उसी कार्बन ब्रश के साथ होता है, न कार्बन ब्रश का कनेक्शन चेंज होता है और न ही रिंग्स का कनेक्शन चेंज होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि जो प्लेन होता है, प्लेन इज परपेंडिकुलर विथ बी, ये प्लेन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। लेकिन पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, तो अब एरिया वेक्टर ये होगा, और इसके अंदर जो फ्लक्स होगा ये अब मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा माइनस BAN, क्योंकि पहले अगर आपने एरिया वेक्टर ऐसे बनाया है तो इसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 है, और यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर बनाओगे तो इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। इसका मकसद है इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लक्स कौन सा बनाया है, फ्लक्स जो होता है वो होता है माइनस BAN के बराबर, ठीक है। आप कहोगे कि इस कंडीशन के अंदर नो EMF इज इंड्यूस्ड, आप कहोगे कि इसके अंदर कोई भी EMF नहीं बनी है, किसी भी किस्म की EMF यहाँ पे नहीं बनेगी, EMF 0 हो गई। यहाँ पे भी EMF 0 थी और कॉइल बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हुई, फिर यहाँ पे कम होते होते यहाँ पे फिर क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये ब्लू इस तरह मूव कर रहा है, रेड इस तरह मूव कर रहा है, तो ये देखें ब्लू अब सम एंगल पे आ गया और ये इस तरह से मूव करना शुरू हो गया। अब आप इसका देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंडक्टर ब्लू जो होता है ये ऊपर जा रहा है और ये जो होता है ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंडीशन और ये कंडीशन आप देख लें ये सेम है। इसमें क्या हो रहा था, ब्लू सम एंगल पे नीचे आ रहा था, रेड जो जा रहा था ऊपर, और यहाँ पे जो रेड है ये नीचे की तरफ जा रहा है और ब्लू जो होता है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एंगल इस कॉइल की जो होती है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं है, सम एंगल है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सम एंगल होने की वजह से अब फिर EMF बनना शुरू हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड है ये नीचे आ गया और ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB कंडक्टर, ये जो CD कंडक्टर बनेगा, क्योंकि रेड कंडक्टर को हमने CD किया हुआ है, तो ये जो CD कंडक्टर है ये परपेंडिकुलरली नीचे आएगा और ये जो AB कंडक्टर है, ये जो हमारे पास AB कंडक्टर है ये ऊपर जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AB कंडक्टर नीचे की तरफ जा रहा था, CD ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे CD नीचे की तरफ आ रहा है और AB क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर जो EMF बनेगी, अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो इसके अंदर जो EMF बनेगी उसका डायरेक्शन ये बनेगा और ये जो EMF होगी वो इस तरह से करंट को फ्लो करवाएगी। अब ये करंट रेड रिंग में आएगा और यहाँ से होता हुआ ये करंट इस तरह से जाएगा लोड रेजिस्टेंस में, लोड रेजिस्टेंस में से होता हुआ ये करंट अब ब्लू रिंग से वापस चला जाएगा इसके अंदर। देखिए आप डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे रेड रिंग के अंदर करंट जा रहा था और करंट जो बाहर आ रहा था वो किससे आ रहा था, ब्लू रिंग से करंट आ रहा था, और ये जो वापस जा रहा था ये किस में से जा रहा था, रेड रिंग में से। और यहाँ पे जो होता है वो रेड रिंग से करंट इस तरह से बाहर आ रहा है और यहाँ से घूम के किस तरफ जा रहा है, ब्लू रिंग से वापस जा रहा है। इसका मकसद है कि यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस में करंट लेफ्ट की तरफ है और यहाँ पे लोड रेजिस्टर में करंट किस तरफ है, राइट की तरफ होता है, ठीक है। इसके बाद ये कॉइल फिर जो है वो रोटेट करती है और ये प्रोसेस इस तरफ सेम चलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कॉइल जो होती है इस पैरेलल,
कॉइल जो होती है वो पैरेलल बन जाती है। पैरेलल बनने की वजह से इसमें फ्लक्स जो होता है वो फिर ज़ीरो हो जाता है। चेंज ऑफ फ्लक्स जो होती है वो मैक्सिमम हो जाएगी और इसके अंदर ईएमएफ जो बनेगी फिर मैक्सिमम ईएमएफ बनेगी, जिसको आप कह सकते हैं 2VBL साइन थीटा, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल जो सर्किट है, लोड रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। और ऐसा करंट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर अपना डायरेक्शन चेंज करे तो ऐसे करंट को हम कहते हैं एसी करंट। ठीक है, तो ये जो एक पूरा आप कह लें कि ये पूरा एक साइकिल होता है। इस साइकिल के अंदर करंट जीरो से मैक्सिमम बना, मैक्सिमम से फिर जीरो बना, जीरो से फिर मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम से फिर जीरो बनेगा। तो पूरे साइकिल के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टर में 2 बार करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है और 2 बार करंट जो होता है वो जीरो होता है। लेकिन जब करंट मैक्सिमम होता है तो करंट अपना डायरेक्शन जो होता है वो इसके अंदर तब्दील करता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन के तब्दील करने की जो बुनियादी वजह होती है वो ये होती है कि यहाँ पे रिंग्स का कनेक्शन जो होता है वो कंटिन्यूसली सेम कंडक्टर्स के साथ रहता है। वैसे ही आपको पता है इंडक्शन के थ्रू जो करंट इंड्यूस होता है किसी भी चीज़ के अंदर वो एसी होता है। इस एसी को एज एसी जो ट्रांसफ़र करता है जो इंटरनल सर्किट से, इस एसी को एक्सटर्नल सर्किट के अंदर भी जो ट्रांसफ़र करता है वो करते हैं ये कार्बन ब्रशेस। और कार्बन ब्रशेस का कनेक्शन जो होता है यहाँ पे चेंज नहीं होता। कार्बन ब्रशेस का कनेक्शन चेंज ना होने की वजह से यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर इस तरह से जो चेंजिंग करंट बनता है, ऐसे चेंजिंग करंट को हम कहते हैं कि ये एसी करंट है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो कॉइल जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से मूव करती है तो कॉइल के मूव करने की वजह से कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनती है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से अल्टरनेटिंग करंट बनता है और ये करंट जो होता है जो इस कॉइल के अंदर बनता है ये आता है इन रिंग्स की तरफ और इन रिंग्स से ये कार्बन ब्रशेस जो होते हैं कलेक्ट करके इसको एक्सटर्नल सर्किट की तरफ ले जाते हैं। जहाँ पे प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल होता है, फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ईएमएफ जीरो होती है। जहाँ पे प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल होता है, फ्लक्स जीरो होता है, ईएमएफ जो होती है वो मैक्सिमम होती है इसके अंदर। तो ये बुनियादी आप कह सकते हैं कि ये वर्किंग होती है कि एसी जनरेटर किस तरह से काम करता है। अब हम इसके फार्मूले को भी देखते हैं और हम इसके फार्मूले के ऊपर ग्राफ भी बनाते हैं कि एसी करंट का ग्राफ कैसे बनता है। आप इसको कहेंगे कि इन ईच साइकिल, आप कहेंगे कि इन ईच साइकिल EMF is maximum for 2 times। 2 बार जो EMF होती है वो मैक्सिमम होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे EMF मैक्सिमम है, यहाँ पे EMF, और EMF जो मैक्सिमम होती है वो किसके इक्वल होती है 2VBL साइन थीटा। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे देख लें कि ये हमारे पास जो कॉइल होती है, इस कॉइल का ये अगर आप कह लें एक्सल है जिसके बाहर ये कॉइल रोटेट करती है और ये यहाँ से लेकर विड्थ होती है, ये होता है रेडियस। ठीक है, और ये जो रेडियस ऑफ द कॉइल होता है ये होता है विड्थ अपॉन 2 के बराबर, क्योंकि रेडियस जो होता है वो होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और साइड के दरमियान होता है। तो ये विड्थ ऑफ द कॉइल होती है, ये लेंथ ऑफ द कॉइल, तो ये जो रेडियस होता है ये रेडियस किसके बराबर होता है विड्थ ऑफ द कॉइल अपॉन
2 के बराबर होता है, इसको भी यहाँ पे देख लें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 बार होती है, तो ये जो ईएमएफ होती है इसका फार्मूला जब ये मैक्सिमम होती है तो ये होती है 2v/b/l साइन थीटा। आपको पता है जब कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो उसकी वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। रोटेटिंग चीज़ की जो वेलोसिटी टेंजेंशियल, क्योंकि कंडक्टर एंड पे होते हैं तो कंडक्टर की वेलोसिटी को हम कौन सी मानेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी मानेंगे, इनटू बी लेंथ ऑफ द कंडक्टर ए बी या सी डी साइड की इनटू साइन थीटा। थीटा होता है आपको पता है ओमेगा इनटू टी के। तो आप इसको फर्दर ले जा सकते हैं इज इक्वल टू 2, और जो रेडियस होता है वो होता है विड्थ अपॉन 2 के इनटू ओमेगा इनटू बी इनटू एल साइन। आप कर सकते हैं ओमेगा जो होती है वो 2 पाई अपॉन टी टोटल टाइम, और ये इंस्टेंटेनियस टाइम एट एनी इंस्टेंट होता है। तो आप कर सकते हैं कि जो इसके अंदर ईएमएफ बनेगी ये 2 के अंदर कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो आप करोगे बाकी बचेगा विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ को यहाँ पे ले आए। ये जो लेंथ ऑफ द कॉइल है आप देख सकते हैं ये विड्थ ऑफ द कॉइल है तो ये लेंथ ऑफ द कॉइल होगी। तो आप इसको कर सकते हैं कि ये लेंथ जो होती है इसको मल्टीप्लाई कर दे विड्थ के साथ, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इनटू बी, और ये साइन 2 पाई 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी होती है तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू टी, ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते। तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू विड्थ इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया, ये हो जाएगा ए इंटू बी साइन 2 पाई एफ इंटू टी। देखिए ये फॉर 1 टर्न है, अगर कॉइल के अंदर 1 टर्न है, अगर आपके पास n टर्न्स है, कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद ज्यादा है तो आप कर सकते हैं इज इक्वल टू n ओमेगा a इंटू बी साइन 2 पाई f इंटू टी। ये फार्मूला होगा फॉर n टर्न्स। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं एसी जनरेटर के अंदर, फॉर n टर्न्स ईएमएफ का फार्मूला ये होगा, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं नवाब, ठीक है, नवाब साइन 2 पाई एफ टी, क्योंकि n ओमेगा ए बी, इसको याद करने के लिए इस टर्म को आप माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। इसका मकसद है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ईएमएफ ज्यादा। आल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, जितनी तेजी के साथ आप कॉइल को रोटेट करवाओगे। वैसे भी आपको पता है फेराडे का लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितनी तेजी के साथ कॉइल रोटेट करेगी उतनी तेजी के साथ फ्लक्स चेंज होगा, और जितनी तेजी के साथ फ्लक्स चेंज होगा उतनी ईएमएफ क्या होगी, ज़्यादा जनरेट होगी। तो आप कहोगे कि जितनी ओमेगा ज़्यादा होगी, आपने प्रैक्टिकली ये हो सकता है ऑब्जर्व भी किया हो कि जब किसी भी जनरेटर की स्पीड स्लो होती है तो उसमें से निकलने वाली जो ईएमएफ होती है वो कम होती है, करंट कम बनता है। जैसे ही जनरेटर की स्पीड हम बढ़ाते हैं तो उसमें से हमें ईएमएफ ज़्यादा मिलती है। और आल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द कॉइल, कि कॉइल की जो एरिया होती है वो बड़ी है या छोटी है। जैसे छोटे जनरेटर होते हैं, कॉइल्स छोटी होती हैं, उनके अंदर आपको पता है कि कम एरिया होने की वजह से कम ईएमएफ बनती है और ज़्यादा एरिया होने की वजह से ज़्यादा ईएमएफ बनती है। आल्सो डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेट स्ट्रांग होगा। आल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फैक्टर फ्रीक्वेंसी का आता है। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ये ग्राफ बन सकता है। एसी करंट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते, सपोज करें ये हमने ईएमएफ के दरमियान और टाइम के दरमियान इस तरह से ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। अब आप इसको कह ले कि आपने ये पूरे साइकिल का अगर आप टाइम बनाते हैं तो यहाँ से इसने शुरू किया, यहाँ पे टाइम 0 होगा और ये 1/4 ऑफ द साइकिल है, मीन्स t/4 होगा। ये हो जाएगा हाफ ऑफ साइकिल, t/2 होगा। ये हो जाएगा 3/4 ऑफ द साइकिल, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये पोजीशन आएगी तो पूरा टोटल टाइम पीरियड होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ब्लू रोटेट करके वापस अपनी जगह पे आएगा ना, तभी एक जो है वो अपना साइकिल पूरा होगा। ये कंप्लीट रोटेशन के अंदर आप यहाँ से अगर टाइम 0 शुरू करते हैं तो ये t/4 होगा, ये हाफ टी होगा, ये 3/4 होगा और इसके बाद आगे वाले स्टेप में टोटल टाइम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब टाइम 0 है तो ईएमएफ 0, और जैसे ही टाइम बढ़ के t/4 होता है तो ईएमएफ 0 से बढ़ के मैक्सिमम होती है। t/4 से टाइम बढ़ के हाफ टाइम होता है तो 0 हो जाती है, हाफ टाइम से बढ़ के 3/4 होता है फिर मैक्सिमम होती है। तो इसको ग्राफ के ऊपर आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये 0 टाइम है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम शो करोगे तो ये 0 टाइम है। जब टाइम 0 है, 0 से ये t/4 में मैक्सिमम होता है और फिर मैक्सिमम से ये आप कर सकते हैं कि ये इस तरह से टाइम कर लें, ये 0 से t/4 पे मैक्सिमम और t/4 से टाइम बढ़ के जब हाफ होता है t/2 तो फिर ईएमएफ 0 और उसके बाद ईएमएफ अपना जो है वो डायरेक्शन चेंज करती है। ये टाइम होगा 3t/4 और जब टोटल टाइम होगा तो आप कह सकते हैं फिर 0 हो जाएगी। तो एसी करंट का ग्राफ इस तरह से बनता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट होता है 0 से मैक्सिमम टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम टुवर्ड्स राइट, जैसे हमने बनाया है। तो इस हिसाब से इसका ग्राफ जो होता है वो एसी का इस तरह से बनता है। तो ये हो गया हमारे पास एसी जनरेटर, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इस तरह से जब कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल के रोटेट करने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे डीसी जनरेटर और उसके साथ मोटर को, ठीक है।